हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को कवर करने वाले हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर यूपी पीसीएस और आरओ में आप देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से। और अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का सिलेबस देखा होगा तो उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को। यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है और स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस में आपके इसको और कृषि को। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और जिस मटेरियल से मैं ये कवर करा रही हूँ, इस मटेरियल से आपका इसमें एक साथ ही एक ही जगह पे जनसंख्या और नगरीकरण को इतने अच्छे तरीके से कवर किया गया है कि मुझे लगता है कि अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो 90% आपका पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कवर हो जाएगा। 90% क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। और रहा सवाल जनसंख्या नीति का, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट होने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन जो है ये पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो। और जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1749 में। और 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ था। दशकीय यानी 10 वर्ष पे। कहाँ पे? अमेरिका में हुआ था 1719 में, 1790 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे हर 10 वर्ष के अंतराल में कराया जाने लगा, जो कि आज भी जारी है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। इसीलिए वर्ष 1921 महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। 1921 का जो साल था उसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। जनगणना आर्थिक गतिविधि, साक्षरता। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जनगणना किस किस आधार पे होता है। जनगणना जो है वो आर्थिक गतिविधि, साक्षरता व शिक्षा, आवास और घरेलू सुख सुविधाओं, शहरीकरण, जन्म दर और मृत्यु दर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भाषा, धर्म, पलायन, विकलांगता तथा अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और जनांकीकी संबंधी आंकड़ों के बारे में सांख्यिकी एकत्रित करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड अधिकारी होते हैं। इन फील्ड अधिकारियों के प्रधान जनगणना कार्य निदेशक होते हैं, जो कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जनगणना कराते हैं। जनगणना 2011 का कार्य दो चरणों में पूरा किया गया है। जो जनगणना 2011 था उसका कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में आवास के बारे में जानकारी को शामिल किया गया। इसमें मकान के इस्तेमाल, लोगों को उपलब्ध सुविधाएं और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र की गई। और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती का कार्य देश भर में किया गया। इसे जनसंख्या गणना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जनसंख्या गणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 51.47% है और महिलाओं की संख्या 48.53% है।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम एवं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये भारत में सबसे कम जनसंख्या की बात हो रही है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम एवं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब इस बॉक्स में जो जानकारी दी गई है, अगर बॉक्स में है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिए क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में, बड़े से छोटे में आप देखने वाले हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्यों का क्रम है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में और फिर सबसे कम बिहार में। ठीक है, ये घटते क्रम में है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम देखिए घटते क्रम में, तो सबसे पहले दिल्ली है, उससे कम पुदुचेरी और फिर चंडीगढ़ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों का क्रम देखिए घटते क्रम में, मेघालय में 27.9%, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में 26.0% और उससे भी कम बिहार में। हमेशा 3 पूछता है, इसीलिए यहाँ पे बॉक्स में सिर्फ 3 ही दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, तीसरे नंबर पे बिहार है। और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम है 3, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, फिर उससे कम पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़ है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी 10 वर्ष के अंतराल वाली वृद्धि अगर दर देखें राज्यों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26.0% और उसके बाद बिहार 25.4%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों का अगर क्रम देखें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में, तो सबसे ज़्यादा दादर एवं नागर हवेली 55.9%, उसके बाद दमन एवं दीव 53.8% और सबसे लास्ट में पुदुचेरी, यानी तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी 28.1%। अब आगे बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 2001 के जनघनत्व 325 से 57 अधिक है, यानी भूमि एवं संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफ़ी भिन्नताएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व न्यूनतम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार में अधिकतम ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1901 में भारत का जनघनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब आगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम देखते हैं घटते क्रम में। तो ये घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और फिर केरल में है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम देखें घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और फिर तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य हैं। अब ये बढ़ते क्रम में बात हो रही है, यानी छोटे से बड़ा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा मिजोरम में है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ज़्यादा सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप जानेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
उससे ज़्यादा दूसरे नंबर पे है दादर एवं नागर हवेली, 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा है पहले नंबर पे है लक्षद्वीप, 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा जो कि 50% से भी अधिक है, वो वर्तमान में कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। अतः कृषि जनसंख्या, जिसमें कि कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य हैं, यानी कृषि जनसंख्या, एवं कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व मापना भी प्रासंगिक है। तो ये होती है मापने की पद्धति। कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बराबर होता है कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र, और कृषीय घनत्व मापते हैं यानी एग्रीकल्चरल डेंसिटी बराबर होता है कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसमें 1901 से 2011 तक भारत का जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है, 1901 से लेकर के 2011 तक के। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ष है और ये जनघनत्व। 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 77। उसके बाद 1911 में, उसके बाद 1911 में हुआ, जैसे कि आपको पता है दशकीय होता है, फिर जनघनत्व था भारत का जनसंख्या घनत्व 82, 82। 1921 में जनघनत्व 81 हुआ, फिर 1931 में 90 हुआ, 1941 में 103 था, 1951 में 117 था, 1961 में भारत का जनसंख्या घनत्व 142 था, 1971 में 177 था, 1981 में 216 था जनघनत्व, 1991 में 274 था जनसंख्या घनत्व, और 2001 में जाकर के 325 हो गया जनघनत्व। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का घनत्व है भारत का वो 382 है, 382। आगे बात करते हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात समाज में एक निश्चित काल के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक होता है। लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1000 पुरुषों की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पुरुष 1000 में से 943 है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। और 2001 में ये 933 था, यानी पिछले दशक की अपेक्षा इसमें 10 अंकों का सुधार देखा गया है। अब बॉक्स पे आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य के बारे में, 3 राज्य के बारे में, जो कि 3 ही पूछता है, 3 इंपॉर्टेंट होता है और ये घटते क्रम में दिया हुआ है, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहाँ पे लिंगानुपात है 1084। उससे कम दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु 996, और तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश 993 है सेक्स रेशियो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी 1037, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप 946, और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876। 1901 के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर लिंगानुपात में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 1901 में लिंगानुपात 972 था, जिसमें 1941 तक क्रमिक ह्रास का दौर चलता रहा। अपवाद स्वरूप वर्ष 1951 में 1 अंक, 1981 में 4 अंक, 2001 में 6 अंक और 2011 में 10 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। लिंगानुपात का न्यूनतम स्तर वर्ष 1991 में 927 था, 1991 में 927 था। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार है। लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में भारत की जो स्थिति है वो पड़ोसी देश के अनुसार अगर देखें तो चीन में है 926, पाकिस्तान से
943, बांग्लादेश 978, नेपाल 1014, श्रीलंका 1034 और म्यांमार 1048। ये लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य भारत की स्थिति देखी जा रही है पड़ोसी देशों के साथ। आगे बात करेंगे लिटरेसी के बारे में, यानी साक्षरता के बारे में, जिसके अनुसार जनगणना मापी जाती है, जनगणना होती है। 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो, वे साक्षर कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता है। 1981 से पहले 5 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था। 1981 से पूर्व 5 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 72.99% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.89% और महिला साक्षरता 64.64% है। इस तरह पुरुष एवं महिला साक्षरता में लगभग 16.25% का अंतर मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.33% थी, जिसमें पुरुषों की 27.16% और महिलाओं की 8.86% थी। बढ़ते हैं आगे। ये है साक्षरता दर जिस तरीके से मापते हैं, वो मापन पद्धति दिया हुआ है फॉर्मूला। अशोधित साक्षरता दर बराबर होता है कुल साक्षर लोगों की संख्या अपॉन देश की कुल जनसंख्या इंटू 100। प्रभावित साक्षरता दर बराबर होता है 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या अपॉन 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या इंटू 100। ये अशोधित साक्षरता दर मापने की पद्धति है और ये प्रभावी साक्षरता दर किसके बराबर होता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, ये घटते क्रम में सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग यानी पढ़े लिखे लोग हैं केरल में 94.0%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम 91.33% और तीसरे नंबर पे है गोवा 88.70%। तो ये तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात हो गई। अब हम सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.85% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पे है दमन और दीव, जहाँ पे 87.10% लोग साक्षर हैं और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 86.60% लोग साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य यानी कम साक्षर वाले 3 राज्य के बारे में आप जानेंगे बढ़ते क्रम में। बिहार में 61.80% लोग साक्षर हैं। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 65.40% लोग न्यूनतम साक्षर हैं और तीसरे नंबर पे है राजस्थान में 66.10% लोग मतलब न्यूनतम साक्षर है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला 3 राज्य है बढ़ते क्रम में, बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। अब न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में? दादर एवं नागर हवेली, जहाँ पे 76.20% है, पुदुचेरी में 85.80% और चंडीगढ़ में 86.05% है। बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे डिजिटल जेंडर एटलस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाई जाती है, इसके अवसर पर 9 मार्च 2015 को किशोरियों की शिक्षा की प्रगति के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत होती है, इसके द्वारा डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया। डिजिटल जेंडर एटलस को यूनिसेफ की सहायता से विकसित किया गया है, यूनिसेफ की सहायता से। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यकों, दिव्यांग जैसे हाशिए पर आने वाले समूहों की लड़कियों के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग किशोरियों सहित असुरक्षित किशोरियों को एक समान शिक्षा सुनिश्चित कराना है। इससे राज्यों को शिक्षा नीति बनाने एवं लागू करने में मदद मिलेगी। डिजिटल जेंडर एटलस में जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2007
8 जनगणना 2011 तथा UDISE यानी जो कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी UDISE है, इसके डेटा 2011-14 का प्रयोग किया गया है। डिजिटल जेंडर एटलस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 3 वर्ष के लिए किशोरियों की शिक्षा के लिए प्रमुख संकेतकों को प्रदान करता है। डिजिटल जेंडर एटलस के प्रमुख अवयवों में समग्र जेंडर रैंकिंग, लिंग परीक्षण के रुझान विश्लेषण, पिछड़े ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सुधार, कम लिंगानुपात वाले जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, विकलांग बच्चों विशेषकर किशोरियों के संबंध में संकेतकों के द्वारा निष्पादन स्थिति शामिल है। अब आगे बात करेंगे अर्बन एरिया के बारे में यानी नगरीय क्षेत्र के बारे में। तो जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। नगरीय क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। पहला वैधानिक नगर और दूसरा जनगणना नगर। वैधानिक नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से है जहां पे नगरपालिका, नगरपालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट यानी छावनी, कैंटोनमेंट बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हो। और जनगणना नगर की बात करें तो इससे तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से है जो कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। तो वो मानदंड कौन कौन से हैं? जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे नगर को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है वो शहर यानी सिटी की संज्ञा दी गई है ऐसे शहरों को। भारत में सर्वाधिक नगरीय अथवा शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य अवरोही क्रम में अगर बात करें तो गोवा, फिर मिजोरम है, तमिलनाडु और केरल है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा एवं मेघालय। अब आगे हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण के बारे में। किसी भी क्षेत्र अथवा नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन को ही नगरीकरण कहते हैं। महानगर क्या होता है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी। जिस नगर अथवा शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसको महानगर कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। भारत में प्रमुख महानगर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से महानगर हैं भारत में? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पणजी और त्रिवेंद्रम एसेट्रा। भारत के प्रमुख महानगर हैं ये घटते क्रम में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख महानगर हैं घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा है मुंबई में, पहले नंबर पे है मुंबई 18.41 मिलियन, दूसरे नंबर पे है दिल्ली 16.31 मिलियन, तीसरे नंबर पे है कोलकाता 14.11 मिलियन और चौथे नंबर पे है चेन्नई 8.70 मिलियन। अब आगे इस बॉक्स पे आइए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के 10 लाख या अधिक यानी 1 मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर 2011 के अनुसार कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में 7 है। कौन कौन सा जगह? कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद है। केरल में 7 कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोल्लम है। महाराष्ट्र में 6 हैं, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, वसई, विराट सिटी और औरंगाबाद। मध्य प्रदेश में 4 हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर है। गुजरात में 4, कौन कौन सी जगह? अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट है। तमिलनाडु में 4, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में 3, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। झारखंड में 3, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। राजस्थान में 3, जयपुर, जोधपुर और कोटा। पंजाब में 2, लुधियाना और अमृतसर और बिहार में 1, पटना। जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या
44, 2001 में 35 था, 44 है, जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। अब जानिए कि मेगा सिटी किसको बोलते हैं। ऐसे नगर अथवा शहर जिनकी कुल नगरीय संकुलन जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो उसको मेगा सिटी बोलते हैं। भारत में प्रमुख मेगा सिटी हैं मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। एक सर्वे के अनुसार वर्ष 2030 तक हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु और अहमदाबाद शहर भी मेगा सिटी के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। 2030 तक एक सर्वे के अनुसार ऐसा आंकड़ा माना गया है। आयु वर्ग, एज ग्रुप के बारे में अब हम बात करेंगे। सामान्यतः जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं? पहला वर्ग होता है बाल आयु वर्ग, जिसमें कि 0 से 14 ईयर तक के बच्चे आते हैं, 14 ईयर तक के। अनुत्पादक वर्ग दूसरा वर्ग है प्रौढ़ आयु वर्ग, जिसमें कि 15 से 64 वर्ष के लोग, जिसको कि उत्पादक वर्ग बोलते हैं। और तीसरे है वृद्ध आयु वर्ग, 64 से अधिक वर्ष के लोग, जो कि अनुत्पादक वर्ग हैं। तो ये 3 वर्ग होता है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% अधिक है तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होती है, क्योंकि वो पूर्व कार्यबल होती है। वृद्ध आयु वर्ग को वरिष्ठ वर्ग की भी संज्ञा प्रदान की गई है। वृद्ध आयु वर्ग को माना जाता है कि जब किसी देश में इस आयु वर्ग में 8% से कम जनसंख्या होती है तो वो प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है। बढ़ते हैं आगे बात करेंगे डेमोग्राफिक डिवाइडेंट यानी जनांकीय लाभांश के बारे में। जनांकीय लाभांश जनसंख्या की संरचना में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत किसी देश के कार्यशील वर्ग जो कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो उसको शामिल किया जाता है। भारत की जनगणना जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, यानी यहाँ पे 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। प्रौढ़ आयु वर्ग यानी 15 से 64 वर्ष के लोगों को 2 वर्ग हैं। 15 से 64 वर्ष के लोगों के 2 उपवर्ग हैं प्रौढ़ आयु वर्ग जो होते हैं। पहले 15 से 39 वर्ष का और दूसरा है 40 से 64 वर्ष के, 40 to 64 ईयर में। 15 से 39 आयु वर्ग को युवा वर्ग भी कहा जाता है। युवा वर्ग जो कि 40 से 64 आयु वर्ग से अधिक क्रियाशील तथा उत्पादक होते हैं। जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। ये माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक लगभग 64% युवा आबादी सहित भारत विश्व का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। आगे बात करेंगे डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में, यानी निर्भरता अनुपात के बारे में। तो उत्पादक या कार्यशील जनसंख्या जिसमें जो कि 15 से 64 आयु वर्ग के होते हैं, इनके तुलना में अनुत्पादक जनसंख्या यानी 15 से कम एवं 65 से अधिक के आयु वर्ग का अनुपात निर्भरता अनुपात कहलाता है, डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। ये सूचकांक गरीब और विकासशील देशों में उच्च पाया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, क्या है ये थ्योरी? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन तथा नोटेस्टीन को माना जाता है। बाद में कोलिन क्लार्क ने इसमें संशोधन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज की प्रारंभिक व्यवस्था में जब वो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित होता है तब जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कारण जब यही समाज नगरीय, औद्योगिक एवं शिक्षित हो जाता है तो जन्म दर एवं मृत्यु दर कम हो जाती है। ये परिवर्तन विभिन्न चरणों में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। तो ये जनांकीय चक्र आप देख सकते हैं, जनांकीय संक्रमण। अगर समाज की अवस्था पे ये जो थ्योरी है, ये जो चक्र आप देख रहे हैं, अगर ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित होते हैं तो उच्च जन्म दर होता है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। अशिक्षितता के कारण मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में
अच्छे से पालन पोषण नहीं करना, अच्छे आहार नहीं लेना, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी उच्च होती है। वहीं अगर नगरीय औद्योगिक शिक्षित वर्ग होते हैं तो वहाँ पे निम्न जन्म दर भी होता है और मृत्यु दर भी निम्न होती है। बढ़ते हैं आगे। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के मुख्य बिंदु हैं। 2001 से 11 ऐसा दशक है जिसमें वास्तविक रूप से पिछले दशक की तुलना में लगभग जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। 0 से 6 वर्ष तक की आबादी वाले बच्चों की कुल संख्या लगभग 16 करोड़ 45 लाख है, जिनमें 2001 के बाद लगभग 7 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश जहां पे 3 करोड़ 7 लाख हैं, बिहार में 1 करोड़ 91 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 33 लाख, मध्य प्रदेश 1 करोड़ 8 लाख और राजस्थान 1 करोड़ 6 लाख का कुल योगदान लगभग 56% है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2001 में 16, 16, 38, 19, 614 से बढ़ करके 2011 में 16, 44, 78, 150 हो गई है। इसमें बालकों की संख्या वर्ष 2001 में 8, 49, 99, 203 से बढ़ करके 2011 में 8, 57, 32, 470 हो गई है। जबकि बालिकाओं की संख्या 2001 में, जो कि 2001 में था 7, 88, 20, 411 की तुलना में कम होकर के 2011 में 7, 7, 87, 45 और 680 रह गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.59% है, जबकि 2001 में ये आंकड़ा 15.9% था। इस तरह इन बच्चों की संख्या में 2.8% की गिरावट देखी गई है। राष्ट्रीय लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि देखी गई है और 2001 की जनगणना में 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष से बढ़कर ये 2011 की जनगणना में 943 तक पहुंच गया है। ये 1971 की जनगणना के बाद से दर्ज सबसे ऊंचा लिंगानुपात है। 2 प्रमुख राज्यों जम्मू कश्मीर और बिहार में लिंगानुपात में 2001 की जनगणना की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लिंगानुपात 919 है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, चंडीगढ़, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिंगानुपात में वृद्धि देखी गई है और शेष सभी 22 राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में इस लिंगानुपात में 2001 की जनगणना की तुलना में गिरावट देखी गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है और मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में 972, मिजोरम में 970, मेघालय में भी 970। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही देखने को मिला है, 1000 में से 834, जबकि पंजाब में 846 नीचे से दूसरे स्थान पे है। साक्षरता दर 2001 में 64.84% के मुकाबले 8.15% बढ़कर 2011 में 72.99% हो गई है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत वर्ष 2050 तक 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। जनगणना 2011 के विशिष्ट तथ्य हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। इस जनगणना में कुल 29 सवाल शामिल किए गए थे।
भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं महाराष्ट्र के ठाणे व पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर 113.5% है। नागालैंड का लोंग लेक जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। नागालैंड के लोंग लेक जिले में -58.39% दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वीय दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जनघनत्व की बात करें तो 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 1176 लिंगानुपात है। दमन एवं दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, केवल 533,000 की तुलना में। मिजोरम के शेरशिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है, 98.76%। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, केवल 37.22% साक्षर लोग हैं। बढ़ते आगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े यहाँ पे हैं। जनगणना 2011 का तो ये सर्वाधिक दिया हुआ है और ये उनके क्रम घटते हुए में है, ये न्यूनतम है और ये उनके क्रम बढ़ते हुए में दिया हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये घटते क्रम में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, आंकड़ा पॉज करके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। आंकड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल राज्य का नाम ही इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कम जनसंख्या जहाँ जिस राज्य में रहते हैं वो है, सबसे कम रहते हैं सिक्किम में, दूसरे नंबर पे है मिजोरम और सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जिस केंद्र शासित प्रदेश में वो है दिल्ली, दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे है, यानी कम, दोनों में से कम है चंडीगढ़ में। तो यह है घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा दिल्ली, दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम है लक्षद्वीप में, दूसरे नंबर पे है दमन और दीव और उससे ज़्यादा है दादर एवं नागर हवेली में। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है घटते क्रम में, पहले नंबर पे है मेघालय, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी हर 10 वर्ष पे मेघालय में अगर वृद्धि की बात करें तो 27.95% है, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में 26.03% और तीसरे नंबर पे है बिहार 25.42%। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है बढ़ते क्रम में, पहले नंबर पे है नागालैंड 0.6%, केरल उससे ज़्यादा 4.91% और गोवा सबसे ज़्यादा 8.23%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है घटते क्रम में दादर एवं नागर हवेली में 55.9%, दूसरे नंबर पे है दमन एवं दीव 53.8% और सबसे कम तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी 28.1%। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप 6.3%, दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6.9% और तीसरे नंबर पे है बढ़ते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में 17.2%। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार घटते क्रम में, बिहार सबसे ज़्यादा बिहार में जनघनत्व है 1106, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है केरल 860।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52 और सिक्किम में ज़्यादा है 86। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दिल्ली में, उससे कम है चंडीगढ़, तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 46, दूसरे नंबर पे है दादर एवं नागर हवेली 700 और तीसरे नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनघनत्व है सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 2149। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है घटते क्रम में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। केरल में 1084, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है बढ़ते क्रम में तो हरियाणा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे है सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी में, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम दमन एवं दीव, दूसरे नंबर पे है दादर एवं नागर हवेली और तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़, 818 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में 972, दूसरे नंबर पे है मिजोरम 970, तीसरे नंबर पे है मेघालय 970। अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में 834, दूसरे नंबर पे है पंजाब 846 और तीसरे नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है जम्मू कश्मीर 862। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 3 अगर बात करें तो अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे है दादर एवं नागर हवेली। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में, पहले नंबर पे है दिल्ली, दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पे है दमन एवं दीव। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग है केरल में 94%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम 91.3% लोग वहाँ पे साक्षर हैं और तीसरे नंबर पे है गोवा 88.7%। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है तो सबसे कम बढ़ते क्रम में आप देखेंगे तो बिहार में जो साक्षर लोग हैं वो 61.8% है, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम साक्षर लोग हैं राजस्थान में 66.1% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, घटते क्रम में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 91.8%, दूसरे नंबर पे है दमन एवं दीव, तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पे 86.6% लोग साक्षर हैं। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में तो पहले दादर एवं नागर हवेली पहले नंबर पे है, दूसरे पे है पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है घटते क्रम में, पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे है गोवा। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर है केरल में, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे गोवा। वही फॉर्मेट है, वही सिलसिला है जो कि साक्षरता दर का है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है कौन कौन? बिहार है बढ़ते क्रम में देखें तो बिहार है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है तो पहले नंबर पे केरल है। अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल में है महिला 92.1%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम 89.3%, तीसरे नंबर पे है गोवा 84.7% महिला वहाँ पे साक्षर हैं गोवा में। अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य है बढ़ते क्रम में तो बिहार है 51.5%, राजस्थान में 52.1% महिला साक्षर है, न्यूनतम साक्षर है, और झारखंड में 55.4%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो ये घटते क्रम में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 95.5%, दूसरे नंबर पे है दमन एवं दीव, तीसरे नंबर पे है पुदुचेरी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में, पहले नंबर पे है दादर एवं नागर हवेली, दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़ और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? अगर घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 87.9%, दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 82.4%, तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़ 81.1%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम दादरा एवं नागर हवेली में 64.3%, उसके बाद दमन एवं दीव 79.5% और पुदुचेरी में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है 80.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। आंकड़े आप देख सकते हैं पॉज करके। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पे बिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है बढ़ते क्रम में सबसे कम मिजोरम में, उसके बाद मेघालय में, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है गोवा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में देखें घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा पंजाब में 31.9%, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य है, न्यूनतम की बात हो रही है और ये है बढ़ते क्रम में तो मिजोरम, फिर मेघालय, फिर गोवा है तीसरे नंबर पे। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है घटते क्रम में लक्षद्वीप पहले नंबर पे 94.7%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है बढ़ते क्रम में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और सबसे ज़्यादा बिहार में 1.28%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है घटते क्रम में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार, तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम सिक्किम में है, फिर मिजोरम में है और सबसे ज़्यादा है गोवा में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है घटते क्रम में तो पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है असम। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम गोवा में है 37.83%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम गोवा से ज़्यादा 47.89% और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु बढ़ते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा 51.60%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र में है, उससे कम उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। अब न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे कम सिक्किम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में उससे ज़्यादा और नागालैंड में सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन कौन सा है? अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है 62.17%, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है बढ़ते क्रम में तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 10.03%, दूसरे नंबर पे है बिहार यानी हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा 11.29% और असम 14.10%। अब एक नोट यहाँ पे है, पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। आगे बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत धर्म आधारित जनगणना भी कराई गई जिसके आंकड़े 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जारी किए। इससे संबंधित मुख्य बिंदु निम्न हैं, तो वो बिंदु है इम्पॉर्टेंट। इसमें कुल जनसंख्या को 6 प्रमुख धार्मिक सदस्यों यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के अलावा अन्य धर्म और धारणाओं एवं धर्म नहीं बताया में बांटा गया। निम्न सारणी में धर्मानुसार जनसंख्या व उनकी वृद्धि दर एवं लिंगानुपात को समझाया जा सकता है। ये सारणी आप देख सकते हैं, इसमें समझाया गया है। तो ये धार्मिक वर्ग हैं, ये जनसंख्या का आंकड़ा करोड़ों में दिया है, ये जनसंख्या प्रतिशत है और दशकीय वृद्धि दर यानी हर 10 वर्ष में जो वृद्धि रेट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये लिंगानुपात है यानी 1000 में से कितने हैं। तो सबसे पहले हिंदू वर्ग की बात करेंगे। हिंदू वर्ग में जनसंख्या करोड़ों में है 96.63% और जनसंख्या प्रतिशत है 79.8% और दशकीय वृद्धि दर है हिंदुओं का
जो वृद्धि दर होता है 10 वर्षों में वो है 16.8%। और लिंगानुपात 1000 में से बात करें तो 931 है हिंदू वर्ग का। वही मुस्लिम वर्ग में 17.22 करोड़, प्रतिशत है 14.2%, दशकीय वृद्धि दर 24.6%, लिंगानुपात है 936 मुस्लिम वर्ग का। ईसाई वर्ग की बात करें तो जनसंख्या अगर करोड़ों में देखें 2.78 करोड़ है, जनसंख्या प्रतिशत है 2.3%, दशकीय वृद्धि दर है 15.5% और लिंगानुपात है 1006 यानी ईसाइयों का ज़्यादा है। सिख की बात करें तो जनसंख्या करोड़ों में है 2.08 करोड़, जनसंख्या प्रतिशत है 1.7%, दशकीय वृद्धि दर होता है 8.4% देखा गया है और लिंगानुपात है 893 सिख का। बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध वर्ग की तो 0.84 करोड़ है, प्रतिशत है 0.7%, दशकीय वृद्धि दर 6.1% है और लिंगानुपात है 953। जैन धर्म की बात करें तो करोड़ों में है 0.45 करोड़, 0.4% जनसंख्या प्रतिशत है, दशकीय वृद्धि दर है 5.4% और लिंगानुपात है 940 जैन धर्म का। बौद्ध धर्म का 0.84 करोड़ है, प्रतिशत है 0.7%, लिंगानुपात 953 है और दशकीय वृद्धि दर 6.1% है बौद्ध का। और अन्य धर्म और धारणाओं में विश्वास करने वाले जो वर्ग हैं करोड़ों में बात करें तो 0.79 है, परसेंटेज है उनका 0.7% और दशकीय वृद्धि दर नहीं दर्ज किया गया है, लिंगानुपात है 992 धर्म नहीं बताया जिसको तो उसमें अगर करोड़ों में बात करें जनसंख्या की तो 0.29 है करोड़, परसेंटेज है 0.2% और टोटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टोटल जो जनसंख्या की बात करें तो 121.09 करोड़ है, परसेंट जनसंख्या का प्रतिशत है 100%, दशकीय वृद्धि दर 17.7% है और लिंगानुपात है 943। वर्ष 2011 की जनसंख्या में वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक के दौरान हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट, सिखों की जनसंख्या में 0.2% अंक की गिरावट, बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.8% अंक की वृद्धि हुई। इसी दौरान ईसाइयों व जैनों की जनसंख्या अनुपात में कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार देश में शीर्ष 4 हिंदू बहुल जनसंख्या वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं। देश में शीर्ष 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे यानी SECC 2011। पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। ये स्वतंत्रता के पश्चात पहली सामाजिक धार्मिक एवं जाति आधारित जनगणना है। इसकी शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से की गई। सामान्य जनगणना जहां गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आयुक्त के तत्वावधान में होती है, वही SECC ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग है इसके द्वारा संपन्न की गई। SECC के शहरी हिस्से के सर्वेक्षण के लिए हाशिम समिति जबकि ग्रामीण हिस्से के सर्वेक्षण के लिए सक्सेना समिति की सिफारिशें आमंत्रित की गई है जो कि कार्यप्रणाली के लिए है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सही पहचान की जाएगी, पहले के BPL फॉर्मूले को त्याग करके, और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मांग अनुसार नीति निर्माण व कार्यान्वयन किया जाएगा। विभिन्न वर्गों आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग को लेकर। तो ये है SECC ग्रामीण। ये स्वतः बाहर किए गए परिवार हैं यानी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स, और ये है स्वतः शामिल परिवार
यानी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हाउसहोल्ड्स निम्न प्रकार से आय अथवा संपत्ति आधारित हैं: वाहन, 50,000 से अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी सदस्य, 10,000 से अधिक आय वाला कोई सदस्य, ये सारे स्वतः बाहर किए गए परिवार में आते हैं। आय करदाता, व्यवसाय करदाता, 3 से अधिक कमरों वाला पक्का मकान, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फ़ोन और सीमा से अधिक सिंचित भूमि, ये जो है ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स हैं जो कि SECC ग्रामीण में है। और दूसरी तरफ स्वतः शामिल परिवार की बात करें तो इसमें शरण अथवा मकान रहित परिवार आते हैं, बेरोजगार अथवा दान पर निर्भर लोग, मैनुअल सफाई कर्मचारी, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए, आदिम यानी प्राइमिटिव आदिवासी समूह आते हैं इस वर्ग में। आदिम आदिवासी समूह यानी प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG, अनुसूचित जनजातियों यानी STS में भी बेहद गरीब लोगों को इस वर्ग में शामिल किया गया है PTG में। इसकी पहचान निम्न आधारों पर की जाती है: खेती के लिए पूर्व कृषि स्तर की तकनीकी का उपयोग, साक्षरता का बेहद निम्न स्तर, समूह की जनसंख्या में गिरावट या स्थिरता। तो इन आधारों पर की जाती है इनकी पहचान, ये 3 आधार होते हैं। सर्वाधिक वंचित परिवारों को BPL की सूची में शामिल करने एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के संबंध में सबसे पहले विचार किया जाएगा। इस तरह सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना यानी SECC के आंकड़ों का प्रयोग सरकार के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों को चलाने के लिए पुराने गरीबी रेखा फॉर्मूले जैसे कि सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूला था, इस पर निर्भरता कम करने, संसाधनों की बचत करने, पारदर्शिता लाने एवं लाभार्थियों की सही पहचान के लिए किया जाएगा। अब SECC 2011 के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हैं? कुल 24.4 करोड़ परिवारों में से 17.9 करोड़ यानी 73.3% ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। 17.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 10.7 करोड़ परिवार वंचित माने गए हैं। 13% ग्रामीण परिवार कच्चे मकान अथवा झोपड़ी में रहते हैं। 30% ग्रामीण परिवार जिसके पास मकान है लेकिन कृषि भूमि नहीं है, शारीरिक श्रम के कार्यों में संलग्न हैं। 36% ग्रामीण असाक्षर हैं। शेष 64% साक्षरों में भी लगभग 21% ने प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं की है। लगभग 1.80 लाख परिवार आजीविका के लिए हाथ से मैला ढोने को बाध्य हैं। संख्या के घटते क्रम में राज्यों में इनका वितरण है: महाराष्ट्र घटते क्रम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक एवं पंजाब। भारत की 0.1% जनसंख्या समलैंगिक वर्ग के अंतर्गत शामिल है। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन या जो कि वृद्धि या कमी के अनुसार इसके 3 घटक हैं। पहला घटक है अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट CBR बराबर किसी वर्ष में कुल जीवित जन्म अपॉन वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या इंटू 100 यानी प्रति 1000 पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। दूसरा घटक है CDR क्रूड डेथ रेट यानी अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष में मृतकों की कुल संख्या अपॉन उस वर्ग के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000 यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या। एक स्थान से अन्य स्थान की ओर गमन करना प्रवास कहलाता है। ये स्थायी या अस्थायी हो सकता है। प्रवासियों का नए स्थान यानी गंतव्य स्थान पर गमन करना अप्रवास कहलाता है। उद्गम स्थान से यानी जहाँ रहते हैं उस स्थान से गमन करना या बाहर जाना उत्प्रवास कहलाता है। बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रतिकूल मौसमी दशाएं, प्राकृतिक आपदा, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अलगाव, अशांति आदि प्रतिकर्ष कारक हैं, यानी ये कारक उत्प्रवास को मजबूत करते हैं। रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, अनुकूल जलवायविक दशाएं, शांति व स्थायित्व, सामाजिक सौहार्द आदि अपकर्ष कारक है, यानी ये कारक अप्रवास को प्रेरित करते हैं। आगे बात करेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर।
तो किसी स्थान की कुल जनसंख्या में एक निश्चित समय के बाद कुल जन्म और कुल मृत्यु के कारण आने वाले अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर होता है जन्म की कुल संख्या में से माइनस करेंगे मृत्यु की कुल संख्या अपॉन आरंभिक वर्ष की कुल संख्या इंटू 100। ये होता है प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं, यानी रियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या और प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या में अंतर को प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करके जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप समझ जाएंगे। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर बराबर होता है निश्चित समयावधि में अंतिम वर्ष की जनसंख्या माइनस निश्चित समयावधि में प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या अपॉन यानी विभाजित करेंगे निश्चित समयावधि में प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। आगे बात करेंगे शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सामान्य मृत्यु दर के अलावा शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर किसी भी देश में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों के बेहतर संकेतक माने जाते हैं। IMR यानी शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। बाल मृत्यु दर यानी CMR प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है। और मातृ मृत्यु दर में यानी MMR में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। नीति आयोग के अनुसार 2011-13 के दौरान ये 167 थी, MMR 167 था। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर TFR, ये क्या होता है? ये प्रति महिला के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या का औसत होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के अनुसार शिशु मृत्यु दर यानी IMR 41 प्रति 1000 है, बाल मृत्यु दर CMR 50 प्रति 1000 है और कुल प्रजनन दर यानी TFR 2.2 बच्चे प्रति माता है। वर्ष 2013 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पे 54 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जबकि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं गोवा व मणिपुर। गोवा में 9 और मणिपुर 10 प्रति 1000 जीवित जन्म है और केरल में ये 12 प्रति 1000 दर्ज की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान तक, स्वतंत्रता से पहले से लेकर के अब तक IMR, CMR और MMR में उल्लेखनीय कमी आई है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं पोषण की स्थितियों में सुधार आया है। TFR में कमी ये दर्शाती है कि परिवार नियोजन के प्रयासों एवं शिक्षा व जागरूकता के कारण जनसंख्या प्रबंधन में सकारात्मक परिणाम आए हैं। आगे बात करते हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है ये, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। तो क्या है ये थ्योरी माल्थस की? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि समानांतर श्रेणी के अनुसार तथा जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार होता है, यानी लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में बेहद तेजी से बढ़ेगी। इस जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप बीमारियां, अकाल, युद्ध आदि होंगे, जिसके कारण जनसंख्या में अचानक कमी होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में जानिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या संबंधी चुनौतियों को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद से ही एकीकृत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता महसूस की गई है। 1952 में भारत विश्व का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई।
खाद्य आपूर्ति से लेकर भूमि एवं संसाधनों की सीमितता के संदर्भ में जनसंख्या का नियोजन एवं प्रबंधन, जनांकीय लाभांश को अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि सभी घटकों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं और ये लक्ष्य हैं। परिवार नियोजन अपना करके कुल प्रजनन दर यानी TFR को 2010 तक कम कर प्रतिस्थापन स्तर यानी औसतन 2.1 बच्चे प्रति माता तक लाना। हालांकि 2015-16 में भी ये 2.2 है। 10% प्रसव अस्पतालों में और 100% प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा करवाना। शिशु मृत्यु दर को 30 शिशु प्रति 1000 से भी कम करना। हालांकि 2015-16 में भी 41 है। मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख से कम करना। हालांकि 2011-13 में भी 167 था। सभी जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भधारण का पंजीकरण करना व टीके द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण करना। विवाह की उम्र लड़की के मामले में 18 वर्ष तथा लड़के के मामले में 21 वर्ष होगी। प्रजनन नियंत्रण और विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की उपलब्धता के विषय में जागरूकता फैलाना। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण से संबंधित सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जोर देना। और इसके साथ ही आज का सेशन और जनसंख्या एवं नगरीकरण जो एक टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। और बाकी करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए और अपडेट होते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक और शेयर करिए।